हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट भी है। ये है क्या चीज़ परावैद्युतांक? जैसे हमने पहले पढ़ा था क्या, विद्युतशीलता, उसी से आगे रिलेटेड है परावैद्युतांक। विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता होती क्या थी? उस माध्यम में विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो चालन है उसको दर्शाता था, ठीक। लेकिन परावैद्युतांक विद्युतशीलता के डायरेक्टली माप न होकर उसके क्या है, रेशियो में अनुपातिक माप को दर्शाता है। अनुपातिक माप को दर्शाता है मतलब मान लो किसी माध्यम का विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, ठीक है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन है, और वायु निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। किसी माध्यम को जो ले रहे हैं उस माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है और वायु निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 है। तो दोनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वह उस माध्यम का क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक कहलाएगा, जिसको कैपिटल के से दर्शाते हैं, ठीक। इसको परिभाषित भी कर सकते हैं, तो परिभाषित करने के लिए क्या होगा, लिख सकते हैं हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में सीधा किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। ये सापेक्ष विद्युतशीलता है, डायरेक्टली नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, कंपैरिजन में है, ठीक। और इसी सापेक्ष विद्युतशीलता को एक नया नाम दिया गया, क्या कहा गया, परावैद्युतांक। विद्युतशीलता को ऐसा लिखते हैं, माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक, ठीक है। कहते हैं सपोज दैट, मान लो माध्यम की विद्युतशीलता क्या ले लो मैं, एप्सिलॉन। वायु निर्वात की, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। तो उस माध्यम का क्या होगा, सापेक्ष विद्युतशीलता, इसे क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक इसको कैपिटल के से दर्शाते हैं, ठीक। तो कैपिटल के इक्वल टू होगा, रेशियो होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब हम ये भी जानते हैं, कूलाम के नियम को हमने पढ़ा भी है, ये तो बेसिक इसका डेफिनेशन हुआ। दूसरे सिस्टम और इसको डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं, वह है, हम जानते क्या है, कूलाम के नियम से हमने देखा है, उससे शर्तें भी देखी हैं। और शर्तें में क्या कहा गया, जब भी दो आवेशों को हम स्थिर रूप में रखते हैं तो कोई माध्यम में रखते हैं, तब उन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है, वह जो बल है, हम उन आवेशों को जिस माध्यम में रखे हैं उस माध्यम के नेचर या प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर चले, हम लोग मान लो चलते हैं, किन बल के माध्यम से चलते हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर में चलाएं, हवा में चले तो हम अलग बल से चलेंगे। उसी को माध्यम बदल दो, पानी दौड़ा एकदम पानी में चलाएं तो निश्चित है वहां पर हमारा चलने के जो सिस्टम वो बदलेगा। पानी की जगह मान लो हम दलदल में चले
मतलब माध्यम बदले तो निश्चित है हमारे द्वारा वहां पर चलने के लिए लगाया गया बल का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। वैसे ही कि जब दो आवेशों को हम रखते हैं किसी माध्यम में बदल अन्य माध्यम में बदल बदल कर, तो उनके मध्य जो लगने वाला बल जो होता है उन माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, तो मान लो हम उन दोनों आवेशों को पहले वायु निर्वात में रख के देखते हैं। ठीक है, वायु निर्वात में रखते हैं तो वायु निर्वात में रखने पर क्या होगा, दोनों आवेशों को कहां रखते हैं, वायु या निर्वात में रखते हैं। तब क्या होता है, मान लो सपोज दैट हम जानते हैं कॉन्सेप्ट पहले लेकर चल रहे कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल इस पर माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हम इसमें एक काम करके देखते हैं कि वास्तव में माध्यम प्रकृति पर निर्भर करता है कैसे। तो हम जानते हैं ये सपोज हम पहला लें, यदि Q1 तथा Q2 परिमाण की दो आवेश को r दूरी पर वायु या निर्वात में रखने पर लगने वाला बल क्या ले F हो, तो परिभाषित है किसके नियम से, कूलाम के नियम से। इसलिए पहले भी कहा है कूलाम का नियम इस स्थिर विद्युत चैप्टर के लिए या इलेक्ट्रिक चैप्टर के लिए हमारा क्या है, गाइड है। इसी के आसपास हमको काम करने के लिए। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम से लगने वाला बल एक को वह जो बल होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने क्या लिया माध्यम वायु या निर्वात लिया है। तो वहां पर क्या आएगा, डायरेक्ट विद्युत क्या आएगी, एप्सिलॉन 0 1/0 Q1 × Q2/R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या देखो इसको फर्स्ट, और इसको बॉक्स इन कर लें। अब जब आंसर शीट में लिखें तो बॉक्स इन करना बिल्कुल ध्यान रखें। इससे पेपर चेकर को बिल्कुल दिखता है कि कहां पर क्या है। ठीक, पेपर चेकर को स्पेशली दिखता है कहां पर क्या चीज है। दूसरा हम क्या करें, इन्हीं आवेशों को हम क्या करें, इसके छोड़ या इसके अतिरिक्त किसी दूसरे माध्यम में रख देते हैं। तो उसको फिर से लिखूं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं आवेशों को वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में रखने पर लगने वाला बल। देखिए बल वही नहीं होगा, मैंने कहा ना हम अलग अलग, मैंने एग्जांपल भी दिया, हम अलग अलग कंडीशन पर चलेंगे तो निश्चित है बल का मान अलग अलग होगा, हर जगह अलग अलग होगा। ठीक, तो वैसे ही हम इन आवेशों को रखने के लिए माध्यम बदल रहे हैं तो निश्चित उनके मध्य लगने वाला बल का मान क्या होगा, अलग होगा, लेकिन काउंटिंग उसी नियम से होगी। ठीक है, तो लगने वाला बल मान क्या मान लें, सपोज F सेकंड है फर्स्ट मान लेते हैं F1। तब इस F कूलाम के नियम से जब माध्यम बदले तब क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/R स्क्वायर। ठीक,
इसको इक्वेशन नंबर क्या 2, जहां पर एप्सिलॉन है क्या चीज, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक, अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं विद्युतशीलता है क्या चीज, परतुल्यांक है क्या चीज, विद्युतशीलताओं का अनुपातिक माप है। ठीक है, तो हम दो विद्युतशीलता हमारे पास आ रहे हैं, क्या माध्यम की विद्युतशीलता और दूसरी क्या आ रही है बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता। हम दोनों को रेशियो में लेकर चले तो क्या आता है, ठीक, तो 1/1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, F/F1 इक्वल टू, एक में क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वेयर। इसी को यदि अच्छे से लिखो तो क्या होगा, F/F1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन Q1 इंटू Q2। ऐसा लिखना, इसको व्यवस्थित करके। ठीक, कहाँ पर देखिए 4 पाई कैंसिल होता है, R स्क्वेयर कैंसिल होता है, Q1 कैंसिल और Q2 कैंसिल होता है। तो बचेगा हमारे पास F/F1 इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, ये बॉक्स होगी, इसको इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, थर्ड करते हैं। ठीक, और हम जानते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, माध्यम का परावृतांक। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या है, चूंकि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या है सापेक्ष विद्युतशीलता, इसी को हम परावृतांक बोलते हैं। तो हो जाएगा K हो जाएगा, तो हम क्या समझे, K इक्वल टू क्या आया, F/F1। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या, बल के माध्यम से, मतलब किसी दो आवेशों किसी माध्यम पर रखे हैं और उससे पहले उसको वायु निर्वात में रखें, उस आधार पर उस माध्यम का हम परावृतांक काउंट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन रहा है, एक है क्या जी, किसी दो आवेशों को या किसी दो बिंदु आवेशों को कहाँ रखें, वायु निर्वात में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों को वायु या निर्वात में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल, और उन्हीं बिंदु आवेशों के या उन्हीं दोनों आवेशों को वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, इसको और लिख सकते हैं, एक बार मैं फिर से बोल दूं, लिख लीजिएगा आप लोग, कि दो आवेशों को वायु या निर्वात में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल, और उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का क्या कहेंगे, परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, अब बात आती है माध्यमों का परावैद्युतांक होता कितना है, कौन सा माध्यम का कितना होता है, और ये माध्यम का परावैद्युतांक हमको क्या बताता है, क्या दर्शाता है। तो मैं यहाँ पर बता दूं, किसी माध्यम का परावैद्युतांक जितना बढ़ते जाएगा वह माध्यम उतना ही चालकता का गुण धारण करते जाता है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, जैसे धातु अच्छा चालक है, तो धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। सिमिलर यदि लेकर चलूं तो पानी, अलग अलग माध्यमों का परावैद्युतांक मैं लेकर चलूं तो लिख देता हूं मैं, क्योंकि पेपर में आपको एक नंबर का आ भी सकता है। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा था वायु का होता है कितना, 1.00053। ठीक, पानी का लेकर चले तो 80.4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब पानी एक प्रकार से अच्छा चालक है वायु से। ठीक है, दूसरा लेकर चले, कांच का लेकर चले तो कांच का होता है 5.10 होता है। अभ्रक का लेकर चले 5.7 से
6.7 के अप्रॉक्सीमेटली होती है। और उसके बाद ऑक्सीजन का लेकर चलते हैं। मान लो ऑक्सीजन का क्या होता है 1.0053। नाइट्रोजन का लेकर चले होगा 1.00058। ठीक है, तो मैंने कुछ सिमिलर कुछ पदार्थों को बता दिया। हर एक कहा जाए पदार्थों का परिवर्तनांक होता है, उसी आधार पर उसकी चालकता का गुण निर्धारित होता है। अब आता है फाइनल लेकर चले, किसी धातु में लेकर चले। धातुओं का परिवर्तनांक जो होता है अनंत होता है। ठीक, अनंत होता है। इस आधार पर देखें तो हम परिवर्तनांक को परिभाषित कर सकते हैं, जो आपके पेपर में आपको 3 नंबर में भी आ सकता है और यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न, 1 नंबर के प्रश्न भी आपको इस चैप्टर से ले सकते हैं। ठीक, चलो।